हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एडू लर्न। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना। फर्स्ट पेपर में रिसर्च एप्टीट्यूड आज हम पढ़ेंगे। तो जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो हमारी दूसरी यूनिट है। पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। पहली यूनिट कौन सी है हमारी? टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। कौन सी है? टीचिंग एप्टीट्यूड। और दूसरी है हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। तो उसको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिसर्च क्या है। रिसर्च इज डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज or the seeing of use of existing knowledge in a new and creative way for the purpose of generating new concepts, methodologies and understanding। किसी भी रिसर्च का मतलब है पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ भी नया खोजना, है ना। किस बारे में खोजना? कॉन्सेप्ट्स, मेथोडोलॉजीज, अंडरस्टैंडिंग, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग और क्लियर करना, मेथोडोलॉजी को वो करना, और जो है कॉन्सेप्ट को जो है समझना, कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से बताना, ठीक है। पर्पस फॉर जनरेटिंग न्यू कॉन्सेप्ट को जनरेट करना, न्यू कॉन्सेप्ट को जनरेट करना, खोजना न्यू कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है। इसको ऐसे कह सकते हैं, इट इज ए प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक इंक्वायरी दैट इंक्लूड कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा या डाटा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट डाटा। पहले तो हम क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे इंफॉर्मेशन। डाटा से मतलब है जो इंफॉर्मेशन है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो वो हमने कलेक्ट किया, फिर उनको एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, और फिर उनको जो क्या करेंगे हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, उनका इंटरप्रिटेशन निकालेंगे कि क्या हुआ, हम क्या किस वजह किस पर्पज के लिए हम लेना चाह रहे थे, किस पर्पज के लिए हमने डाटा कलेक्शन किया, और कैसे फिर हमने उसका एनालिसिस किया, और फिर उसका मतलब क्या, अर्थ क्या निकला उस डेटा का जो हमने कलेक्ट किया था, है ना, उसको बताना। रिसर्च फॉलोज ए साइंटिफिक अप्रोच। ये एक साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करता है, यानी कि रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ, जो साइंस क्या है, रिसर्च क्या है, इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ न्यू नॉलेज, सिस्टमिक वे ऑफ टू गेन न्यू नॉलेज। क्या है? रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक वे टू गेन न्यू नॉलेज। सिस्टमेटिक होता है, यानी कि पहले क्या होगा, दूसरे स्टेप पे क्या होगा, तीसरे स्टेप पे क्या होगा, चौथे स्टेप पे क्या होगा, इस तरह से। पहले हम क्या करेंगे? हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, हाइपोथेसिस भी बनती है, फिर डाटा कलेक्शन होता है, फिर टू रिव्यू ऑफ लिटरेचर होते हैं, फिर जो है डाटा कलेक्शन होता है, फिर इसका इंटरप्रिटेशन। ये कई सारे स्टेप्स जो है, मैं बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो बाद में आपको बताऊंगी, ब्रॉडली बाद में बताऊंगी। पहले मैं थोड़ा बता देती हूँ। कई सारे स्टेप जो है, 9-10 स्टेप इसमें होते हैं रिसर्च में, जो हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो सीधी सीधी से ये हो गई रिसर्च की। रिसर्च में अब जो है बात आ जाती है एजुकेशनल रिसर्च की। हम रिसर्च के बारे में जानिए हमने, जैसे रेशनल वे ऑफ थिंकिंग क्या है? ये रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, रेशनल वे ऑफ, यानी कि जो रेशनल है, यथार्थ वे ऑफ थिंकिंग। हमें ये, हमारे पास ये चीज है, हमें इससे मतलब अर्थ निकालना है, हवा हवाई बात नहीं करनी। हमारे पास इतनी चीज है, हमें इससे ही मीनिंग निकालना है, ठीक है। हमारे पास मटेरियल है, जो मटेरियल है उनमें से मीनिंग निकालना है हमें, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें? रेशनल वे ऑफ थिंकिंग हुआ इसमें। फिर एक्सपर्ट एंड एक्सोटिक ट्रीटमेंट, एक्सपर्ट एंड एक्सोटिक ट्रीटमेंट, इसका क्या मतलब हुआ कि विशेषज्ञ और संपूर्ण उपचार, ठीक है। पूरा ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर, एक्सपर्ट्स कार्य करते हैं इसमें। सर्च, अब क्या करते हैं इसके अंदर? हम एक्सपर्ट कार्य करते हैं, रिसर्च करने वाला व्यक्ति एक्सपर्ट होता है, फिर इसमें सर्च करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं, सर्च करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। एग्जैक्टनेस, एग्जैक्टनेस मतलब एग्जैक्ट होना चाहिए। एग्जैक्टनेस का मतलब क्या कहेंगे हम हिंदी में? शुद्धता। क्या होनी चाहिए इसके अंदर? शुद्धता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है। फिर एनालिसिस, विश्लेषण, विश्लेषण होना चाहिए इसके अंदर, विश्लेषण होना चाहिए। रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, जो फैक्ट्स हैं उनका रिलेशनशिप, उनका संबंध आपस में होना चाहिए। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। क्या होगा उसमें? आलोचनात्मक ढंग से हम देखेंगे, जो सारी रिसर्च हम कर रहे हैं उसको आलोचनात्मक
जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें आलोचना तो करते हैं, हम एनालिसिस करेंगे तो आलोचना भी होगी उसमें, वो रिलेशनशिप भी देखेंगे एनालिसिस करने में, क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे, किसमें करेंगे, एनालिसिस में, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन केयरफुल प्लानिंग करेंगे उसकी, और जो है कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव, कि हमें नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है ना, हमें नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है नॉलेज को, संरचनात्मक संरचना करनी है नॉलेज की। तो जो नई नॉलेज खोजेंगे हम तो वो हो गई ना, नई नॉलेज निकल के आई, नई कॉन्सेप्ट निकल के आई, नई अंडरस्टैंडिंग निकल के आई, नई प्रिंसिपल निकल के आए, तो क्या हुआ, ये हमने खोजा। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, है ना। तो जो है अब एजुकेशन रिसर्च के बारे में जान लेते हैं, ये तो आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे, ये आपको समझ में आ गए होंगे। इन्हें आप अपनी कॉपी अगर आपके पास हो तो उसमें आप उतार सकते हैं, अगर आपके पास ये मटेरियल नहीं है तो आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी में उतार भी सकते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है, क्या कर रही हूँ, इसको रब कर रही हूँ, ठीक है, अब इसको कर रही हूँ मैं रब। अब जो है अब आप बात करेंगे हम एजुकेशनल रिसर्च। जब रिसर्च के बारे में तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया, इट इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ गेन न्यू नॉलेज, और ये बताया गया है, मैंने काफी कुछ इसके बारे में बता दिया है। अब हम बात करेंगे मीनिंग एंड स्कोप एजुकेशनल रिसर्च, है ना, क्या करेंगे आप, मीनिंग एंड स्कोप, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो तो एजुकेशनल रिसर्च को ही जानना है, सारे क्षेत्रों में तो हमें रिसर्च नहीं करनी है, हमें एजुकेशन में रिसर्च करनी है। तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो इसको देखते हैं क्या है, मुनरो के द्वारा देखते हैं। मुनरो क्या कहते हैं, मुनरो पहले एक डेफिनेशन देखते हैं। मुनरो, मुनरो क्या कहते हैं, मुनरो कहते हैं कि जो शैक्षिक अनुसंधान है उसका जो अंतिम लक्ष्य है, हमारा जो मान लीजिए अनुसंधान करने का हमारा लक्ष्य क्या है, किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित करना, किसी भी सिद्धांत को, प्रिंसिपल को तैयार बनाना, प्रतिपादित फॉर्मुलेशन करना कि ये सिद्धांत, अब इसे थ्योरी पूरी हमने इतना सारा इसमें किया, हमने रिसर्च में सारा कुछ पढ़ा, उसमें से देखा, हमने रिसर्च किया, तो ये हमारा एक फॉर्मुलेशन यानी कि एक रिसर्च निकल गई हमारी, ठीक है। तो ये हो गया, और भी बहुत से लक्ष्य, सिद्धांत, अधिनियम, जो भी हम चाहते हैं वो हम उसमें से प्रतिपादित कर सकते हैं। तो ये हो गया एजुकेशनल रिसर्च की एक छोटी सी डेफिनेशन। अब एजुकेशनल रिसर्च क्या है, एजुकेशनल रिसर्च, अब इसको कैसे कहेंगे हम, जैसे रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ गेन न्यू नॉलेज है, इसी तरीके से क्या होगा कि एजुकेशनल रिसर्च, है ना, एजुकेशनल रिसर्च क्या होगा, एजुकेशनल रिसर्च इज क्या होगा, इज साइंटिफिक, ये वही है साइंटिफिक इंक्वायरी। अब किसमें होगी, हमें तो एजुकेशन में देखनी है, हमें तो एजुकेशन में, हम तो एजुकेशन में रिसर्च कर रहे हैं, तो साइंटिफिक इंक्वायरी किस चीज में होगी हमारी, साइंटिफिक इंक्वायरी इन एजुकेशनल। और एजुकेशनल में भी क्या, अब एजुकेशन में एक शब्द है नहीं, इसमें भी कुछ है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना, मेथोडोलॉजीज है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो जो है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, किसमें है, इन एजुकेशनल फील्ड कह दो या इन द फील्ड ऑफ, इन एजुकेशनल फील्ड कह दो या इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन भी लिख सकते हैं, इन एजुकेशनल फील्ड भी लिख सकते हैं, दोनों ही शब्द ठीक है। तो अब एजुकेशनल, उसमें हम एजुकेशनल फील्ड में इसकी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम करेंगे क्या, एजुकेशनल फील्ड तो बहुत बड़ी है, इसको तो इसको बहुत ज्यादा है, एजुकेशन का जो फील्ड है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब हमें उसमें करनी है रिसर्च, तो हम कैसे करेंगे रिसर्च, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें हैं, जैसे कि एजुकेशन रिसर्च इज दैट एक्टिविटी, वो एक्टिविटी है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ ए साइंस ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशंस, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो चलती है उसमें हमें क्या करना है, जो बिहेवियर है, और बिहेवियर के किसके,
स्टूडेंट्स के, उनको हमें क्या करना है, उनको सुधारने के बारे में करनी है ना। साइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द साइंस ऑफ बिहेवियर, उनके बारे में करनी है। द अल्टीमेट एम ऑफ सच ए साइंस इज टू प्रोवाइड नॉलेज दैट विल परमिट द एजुकेटर टू अचीव हिज गोल्स बाय द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स। अब क्या क्या करना है कि जो टीचर है, जो पढ़ा रहे हैं, उनको कैसे अचीव, अपने गोल्स को अचीव करना है, उसके बारे में रिसर्च करनी है। कैसे? टू प्रोवाइड नॉलेज दैट विल परमिट द एजुकेटर, ऐसी नॉलेज प्रदान करना उन टीचर्स को, है ना, एजुकेटर्स, उन टीचर्स को या एजुकेटर्स को परमिट द एजुकेटर टू अचीव हिज गोल बाय द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स, कि वो कौन कौन से मेथड्स यूज कर सके जिससे कि वो इफेक्टिव क्या कर सके, इफेक्टिव मतलब अपने जो गोल्स उन्होंने बनाए हैं, यानी कि उन्होंने अगर गोल बनाया है कि बच्चे पास होने चाहिए, तो उस पास होने के लिए उन्हें किस तरह के मेथोडोलॉजी में चेंज करना चाहिए और या रिफॉर्म करना चाहिए या और अपनाने चाहिए, जिससे कि वो जो है वो अपना गोल प्राप्त कर ले टीचर। ठीक है, तो इस तरह के। अब सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जो है, हमें ये देखना चाहिए, सिंपल मैं बताऊंगी आपको, हमें ये देखना चाहिए कि आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, है ना, हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, किसकी, एजुकेशनल रिसर्च की क्यों आवश्यकता पड़ी, ये देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसका उत्तर होगा वो ये होगा, मौलिक प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए। सबसे पहला तो हम रब कर देते हैं, हमें आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी। अब इसमें आ जाएगा मीनिंग, मैंने आपको बता दिया, एक डेफिनेशन बता दी, इसका मीनिंग भी बता दिया। अब स्कोप में आ जाता है, मान लीजिए स्कोप है, स्कोप का मतलब किन किन क्षेत्रों में हम कर सकते हैं, उनके जो एजुकेशनल एरियाज कौन से हैं, एजुकेशन के एरियाज कौन से हैं जिनमें हम रिसर्च कर सकते हैं। तो अब जो है ये बात आ गई कि कौन कौन से एरिया। लेकिन सबसे पहले तो हम कोई भी काम करते हैं, मुझे प्यास लगी तो मैंने पानी पिया, मुझे प्यास लगी तो मैंने पानी पिया, है ना, तो पानी मेरी आवश्यकता हो गई। अब रिसर्च करने के लिए आवश्यकता क्यों पड़ी और वे क्या हैं, वे ऐसे क्या तत्व हैं, मतलब कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें खोजना है। आवश्यकता पड़ी यानी कि उन प्रश्नों को, तो इसमें वहां पानी की प्यास की बात है, यहाँ प्रश्नों के उत्तर खोजने की बात है कि हमारे मन में कुछ ऐसे प्रश्न उठे, ऐसी जिज्ञासा उठी कि उनको प्राप्त करने के लिए हमें एजुकेशनल, यानी कि जो एजुकेशन से संबंधित है, हमें एजुकेशनल रिसर्च करनी पड़ी। तो ये प्रश्न कौन से हो सकते हैं, वे देखिएगा। ये प्रश्न हो सकते हैं मौलिक प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने के लिए। मौलिक, सबसे पहले क्या आ जाएगा, मौलिक प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने के लिए, उत्तर ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, यानी कि टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट ऑफ दोज क्वेश्चंस हु आर ओरिजिनली, हु आर, यानी कि फंडामेंटल प्रश्नों का, फंडामेंटल जो मौलिक, जो हमारे मूल है, उन प्रश्नों का, मौलिक प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। मौलिक प्रश्न कैसे हो सकते हैं, किसके बारे में हो सकते हैं, किससे संबंध, आगे मौलिक प्रश्न, आगे बात मौलिक प्रश्नों की बात आ गई। तो ये मौलिक जो प्रश्न है, ये किसके बारे में हम ज्ञात करेंगे, मौलिक प्रश्न तो हम शिक्षा के बारे में। अब शिक्षा के बारे में मान लीजिए आपके दिमाग में विचार कभी कभी मान लीजिए आ ही जाता है, आपके दिमाग में शिक्षा, मान लीजिए आपके दिमाग में कभी कभी विचार आ ही जाता है कि हमें शिक्षा की जरूरत क्यों पड़ी। ये तो एजुकेशन सब्जेक्ट हो गया, अलग से सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम देखने लगे कि हमें दुनिया में आए, हम संसार में आए, तो हमें शिक्षा की जरूरत क्या पड़ी, क्या क्या वजह थी कि जो हमें शिक्षा लेनी पड़ी हुई, हमें कोई वजह हुई, तो कई सारी वजह है कि हम अच्छी तरह से, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास्ट में, हमारी संस्कृत, पहले पास्ट में हमारे क्या पुराण थे, या हमारी जो है हमारे ग्रंथ कौन से थे, है ना, ये सारे हमें अपनी संस्कृत के बारे में कैसे ज्ञान होगा, जो हमारे पास पुराने, जो मौलिक हमारे पास जो पुराण है, ग्रंथ है, उनसे हमें पता चलेगा। अगर हमें मन में कोई क्वेश्चन आए तो उनमें ढूंढेंगे, उनमें हमें मिल जाएगा, तो खोज करेंगे ना उनकी प्रश्नों की। तो मौलिक प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करें, शिक्षा से संबंधित प्रश्न जो अब तक अनुत्तरित है। मान लीजिए अब मान लो एजुकेशन के बारे में ही कोई मेरे दिमाग में प्रश्न आ गया, जैसे मैंने अभी बताया, अब इसका उत्तर खोजने के लिए कि भाई ये क्या, ये शिक्षा हमारे की जरूरत क्या क्यों पड़ी, और शिक्षा को प्राप्त करने के बाद हमें क्या बेनिफिट होगा, ये हमारे दिमाग में प्रश्न आया, क्या बेनिफिट होगा,
क्यों हम नहीं अपनाई शिक्षा? दुनिया में हम संसार में रह रहे हैं तो शिक्षा को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? मान लीजिए प्रश्न है तो हम पूरा पास्ट देखना शुरू करेंगे कि कब से शिक्षा का आगमन हुआ, क्यों जरूरत पड़ी शिक्षा की, ऐसे क्या कारण थे कि हमें शिक्षा की आवश्यकता पड़ी, पहले क्या था, मतलब लोग कैसे थे, है ना, उनको हमने शिक्षित किया, तो शिक्षित करने से कैसे हमारा जो डेवलपमेंट, उसका समाज का डेवलपमेंट होता चला गया। पहले किस तरह के लोग थे, है ना, वो ज्यादा शिक्षित नहीं थे, बस खाली जो जंगलों वंगलों में घूमते थे, ज्यादा उनको जानकारी नहीं थी किसी प्रकार की, लेकिन धीरे धीरे कैसे हमने विकास किया, ये मान लीजिए हमारे मन में प्रश्न आ गया, तो हम इसका जो शिक्षा का जो हम जानना चाह रहे हैं, प्रश्न का उत्तर खोजना चाह रहे हैं, वो हम पुस्तकों में ढूंढेंगे ना, पुस्तकों में ढूंढेंगे तो उसमें मौलिक प्रश्न का उत्तर हमें वहां से मिल जाएगा। फिर है शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु। अब मान लीजिए शिक्षा को जान लिया हमने कि हमें शिक्षा की इसलिए जरूरत पड़ी कि हमें सभ्य नागरिक बनना था। मान लीजिए ये प्रश्न का उत्तर आ गया, है ना, आपने ढूंढ लिया क्यों जरूरत पड़ी, और आपने फिर ढूंढा और फिर आ गया कि हम सभ्य नागरिक बन सके, एक दूसरे की परेशानी ना पैदा करें, है ना, तो हाँ ये मतलब आ गया कि ये जो है परेशानी ना पैदा करें, हम एक दूसरे के परेशानी, एक दूसरे के सामने समस्या ना खड़ी करके, मान लीजिए कि सभ्य नागरिक बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। तो शैक्षिक समस्या के समाधान है, तो अब जब हमारे पास कोई चीज है, अब मान लीजिए शिक्षा है, अब इसकी समस्याएं भी तो हो सकती है, इसमें हो सकती है समस्याएं, समस्याएं बहुत सारी हो सकती है, शिक्षा की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, है ना। तो शिक्षा के जो भी समस्या आती है उनका समाधान हमें शैक्षिक शोध द्वारा ही, जो समस्या है कि भाई बच्चे जो है 10वीं तक बच्चे जो है 10 साल के बच्चे जो है बीच में कुछ बच्चे जो है शिक्षा नहीं ले रहे हैं, जो स्कूलों से बीच में अपना ड्रॉप आउट कर रहे हैं, या और समस्या कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, या स्कूल्स के निर्माण नहीं हो रहा है, इतनी सारी समस्याएं हैं, या फिर मेथोडोलॉजी में की समस्या है, या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की समस्या है, या बच्चों का मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर कैसे करें उसकी समस्या है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हम कैसे जो है उन समस्याओं का निराकरण करेंगे, ये हो जाता है दूसरा शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु। इसलिए कि शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए, ठीक है, आपके पास पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, आप उनमें से भी देख सकते हैं, पॉइंट्स मैं आपको समझा रही हूँ, पॉइंट्स आप उसमें से भी देख सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लेक्चर सुन लीजिए, जो आपके जो है क्लियर हो जाएंगे, आपका जो आप मतलब आपकी जो रिसर्च के बारे में क्लियर हो जाएंगे वो आप लिख लीजिएगा, है ना, या फिर जो कुछ रह जाता है वो आप अपनी बुक्स में से देख सकते हैं। फिर है शिक्षण शास्त्र के सिद्धांतों के मूल्यांकन एवं निम्न सिद्धांतों के प्रतिपादन, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षण शास्त्र के सिद्धांत। अब पेडागोजी के जो सिद्धांत है, भाई पेडागोजी के जो सिद्धांत है उनके मूल्यांकन और नवीन सिद्धांतों के सबसे है कि न्यू प्रिंसिपल फॉर्मुलेशन। न्यू क्या करता है, न्यू प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेशन, नई नई तकनीक निकालता है, नए सिद्धांत निकालता है ना, जैसा सिद्धांत है ना सरल से कठिन की ओर, ये तो सूत्र हो गए, ये तो शिक्षण के सूत्र हो गए, है ना, जैसे थ्योरीज है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग है, ये सिद्धांत, नए सिद्धांत उसमें जो है लाने। सुचारू कक्षा शिक्षण, मान लीजिए अब कक्षा में की मान लीजिए कक्षा के अंदर इंटरेक्शन हो रहा है, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई मान लीजिए कक्षा में से संबंधित ही कोई समस्या है, जैसे हम एक्शन रिसर्च करते हैं, वो कक्षा से संबंधित रिसर्च होती है कि बच्चों की वर्तनी ठीक करानी, बच्चे उस केवल एक कक्षा से संबंधित होती है ना, तो उस तरह की समस्याएं होती हैं सुचारू कक्षा शिक्षण के लिए, उनमें भी हम रिसर्च करते हैं, उसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और जो है पाठ्य पुस्तकों तथा पाठ्यक्रम के मूल्यांकन के लिए रिसर्च एजुकेशन की जो बुक्स है, अब हमारे पास मान लीजिए एजुकेशन की बुक्स है, हमें जो उनमें करिकुलम है, पूरा हो गया इसका जो मैं लिखा हुआ था, हमें मान लीजिए अब जैसे मान लीजिए पाठ्य पुस्तकों में और पाठ्यक्रम में मान लीजिए इनमें हमें कुछ ऐड करना है, क्या करना है, कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ कम करना है, मान लीजिए पाठ्यक्रम में कुछ बढ़ाना है, कुछ हटाने हैं, चैप्टर्स हटाने हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, शोध करना पड़ता है, जब जा करके हम जो है किसी भी कार्य को पूर्ण करते हैं, मतलब ये अगर ये कार्य है कि पाठ्य पुस्तक किस तरह की होनी चाहिए, है ना,
या पाठ्यक्रम में क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या एक्सक्लूड होना चाहिए, है ना, या ऐड होना चाहिए, या फिर कुछ और तरीके से पाठ्यक्रम को निर्माण करना है, तो उन सब के लिए भी रिसर्च होती है। माध्यमों की सार्थकता एवं उपयोगिता के मूल्यांकन के लिए, माध्यमों की, हम किस माध्यम से, माध्यमों की सार्थकता एवं उपयोगिता के मूल्यांकन के लिए, जो है उनकी उपयोगिता क्या होगी, जिस जिस क्लास के लिए हम बना रहे हैं, या जो एजुकेशन के लिए हम एजुकेशन जो हम रिसर्च कर रहे हैं, किस क्लास के लिए कर रहे हैं, इसकी उपयोगिता क्या होगी, और मूल्यांकन जो है और माध्यम क्या है उनका, उनके मूल्यांकन के लिए भी रिसर्च की जाती है। आप देखिए रिसर्च शैक्षिक शोध की प्रकृति क्या होती है, शैक्षिक शोध की प्रकृति, है ना। अब सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। नेचर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, कैसी प्रकृति है इनकी, शैक्षिक शोध का आधार कैसी प्रकृति है। अब ये देखते हैं कि प्रकृति कैसी है। प्रकृति कैसी है इनकी, अब ये देखेंगे हम। ठीक है जी, अब हम देखेंगे प्रकृति कैसी है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है शैक्षिक शोध का मुख्य आधार शिक्षा दर्शन। सबसे पहला देखिए, आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है एजुकेशनल फिलोसफी, पढ़ाई जाती है ना, एजुकेशन फिलोसफी की फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ाते हैं ना। सबसे पहला ही चैप्टर आपको अधिकतर बीएड क्लासेस में होगा, क्या होता है वो शिक्षा दर्शन से संबंधित होता है, यानी कि शैक्षिक शोध का जो मुख्य आधार है, बेसिस, फाउंडेशन ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा इसमें, यानी कि जो फाउंडेशन है वो है फिलोसफी। क्या है, फिलोसफी है, फाउंडेशन जो है इसकी क्या है, फिलोसफी है। ये प्रकृति है किसकी, फिलोसफी, फाउंडेशन फिलोसफी है। दूसरा सूझ व कल्पना पर आधारित है, दोनों ही चीज है इसमें, मान लीजिए हमें सूझ भी और कल्पना भी दोनों पर आधारित है, दोनों पर आधारित है, दोनों पर आधारित है, दोनों ही उसके पाए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इसमें, निगमनात्मक, निगमनात्मक क्या है, निगमनात्मक है, निगमनात्मक, इंडक्टिव डिडक्टिव सुना होगा ना, आगमनात्मक, निगमनात्मक, निगमनात्मक नियम इसमें बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, तो हो गया निगमनात्मक। और सबसे जो शोध, मान लीजिए शोध की बात है इसमें, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण प्रभाव का भी इसमें जो है। अब शैक्षिक शोध क्या होते हैं, ये दोनों तरह के होते हैं, जगह नहीं रही यहां पर लिखने के लिए। ये जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको फर्स्ट पेपर के लिए भी, सेकंड पेपर के लिए भी, सेकंड पेपर में भी पढ़ाऊंगी, इसी को पढ़ाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, इसी को पढ़ाऊंगी। लेकिन जो है आप तो उसमें थोड़ा कुछ और पढ़ाऊंगी, ये मिली जुली आप लोग देख लेना। ये यूनिट जो है दोनों के लिए है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के लिए है, ये मिली जुली है। फर्स्ट पेपर दोनों में करूंगी, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। ठीक है, इसको मैं दोनों पे अपलोड करूंगी, दोनों पे अपलोड करूंगी, फर्स्ट पे भी करूंगी, सेकंड पे भी, इसी को करूंगी, है ना, इसमें पढ़ाऊंगी आपको। तो जो है शैक्षिक अनुसंधान को यांत्रिक ये है, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होता है, सैम्पलिंग होती है इसमें। इसके स्टेप देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण चीज है, स्टेप देखते हैं, आपको स्टेप का पता होना चाहिए क्या क्या है इसमें, है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले स्टेप देखते हैं इसमें कितने होते हैं, रिसर्च के स्टेप देखते हैं।
रिसर्च एप्टीट्यूड, और ये 30 है आपकी, एंड रिसर्च इन एजुकेशन। थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इन दोनों को जो हम कंबाइंड लेके चलेंगे, क्योंकि अब हल्का फुल्का जो है ये दोनों, हल्का फुल्का क्या वही थोड़ा सा जो है एजुकेशन का इसमें दे दिया है, तो हम इन दोनों ही को एक ही वीडियो बनाएंगे और एक वीडियो को दोनों पे अपलोड करूंगी। रिसर्च इन एजुकेशन यानी कि आपकी जो 6th है, और ये जो है 2nd यूनिट, इसमें 6th है, फर्स्ट पेपर में 2nd है, ठीक है, 2nd और 6th यूनिट है। जो इनके जो एजुकेशन के बच्चे हैं वो भी इसमें करेंगे, और जो वैसे बच्चे हैं क्या नाम फर्स्ट पेपर वाले बच्चे हैं वो भी करेंगे, और वो बल्कि फर्स्ट पेपर वालों को और अच्छी तरह से रिसर्च के बारे में पता लग जाएगा, कोई भी क्वेश्चन उनका छूटेगा नहीं अगर इस तरीके से मेरे हिसाब से वो करते हैं, ठीक है। तो जनरल स्टेप्स ऑफ रिसर्च, अब रिसर्च के स्टेप्स क्या है अब देखते हैं। जनरल स्टेप्स, जनरल स्टेप्स ऑफ रिसर्च। जनरल स्टेप्स ऑफ रिसर्च, पहला क्या है, पहला होता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टाइटल, मैंने वही बताया था आपको, या तो लिखेंगे हम टाइटल, टाइटल ये लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा हमारा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। इससे पहले मुझे स्कोप कराना चाहिए था आपको, वो मैं अब करा देती हूँ कराने के बाद में। फिर हमारा होगा रेशनल, या तो रेशनल कह सकते हैं इसको, या फिर सिग्निफिकेंस लिख लीजिए आप, सिग्निफिकेंस वो तो प्रॉब्लम होता है, सिग्निफिकेंस या मैथ क्या है, यानी कि जो प्रॉब्लम हम लेके चल रहे हैं और जिस प्रॉब्लम के ऊपर हमें रिसर्च करनी है वो उसका मैथ क्या है, पता चला वो मैथ ही नहीं हो, एंड में पता लगे पूरी रिसर्च कर ली इसके बाद तो कोई मैथ नहीं है, उसका मैथ भी होना चाहिए, सिग्निफिकेंस। फिर ऑब्जेक्टिव्स, उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए ना। रिसर्च क्वेश्चंस, अब एक नेक्स्ट होता है रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन से हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, ठीक है। ये जो है रिसर्च डिजाइन में क्या आ जाएगा, रिसर्च डिजाइन आप नंबर वाइज लिखते रहना, 1 2 3 करके लिखते रहना आप लोग। रिसर्च डिजाइन का भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, रिसर्च डिजाइन। और उसमें डिजाइन में क्या करेंगे हम, रिसर्च डिजाइन में रिसर्च मेथड, सैम्पलिंग, ये सारे जो सैम्पलिंग वगैरह हम लेंगे सब इसमें लेंगे रिसर्च डिजाइन में, जो मेथोडोलॉजी यूज करेंगे वो सारे रिसर्च मेथड, सैम्पलिंग, रिसर्च मेथड हमारा क्वालिटी होगा, क्वांटिटी होगा, मिक्स मेथड होगा, है ना। रिसर्च मेथड का मतलब कि हमारा क्वालिटेटिव मेथड होगा, क्वांटिटेटिव मेथड होगा, या फिर मिक्स मेथड होगा, ये हमें देखना है मेथड में। फिर हमें देखना है क्या, सैम्पलिंग, फिर सैम्पलिंग में हमें देखना है प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के अलग स्टेप्स हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी के अलग स्टेप्स हैं, तो हमें कौन सी लेनी है ये देखना है। फिर है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल में, टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल तरीका देखना है, कौन सा स्टैटिक्स यूज करना है हमें। स्टैटिक्स में तो बहुत सारे प्रकार हैं, इन्फ्रेंशियल और दो तरह के हैं ये, उन दोनों तरह के हमें देखना है कि कौन सा इन्फ्रेंशियल है या दूसरा है, तो हमें कौन सा प्रकार लेना है वो स्टैटिक्स में देखना है हमें। वो एक डीप बात है, वो बाद में बताऊंगी, आप फिलहाल इतना ही ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे आगे हम और कहते चले जाएंगे, मतलब और आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है।
अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फिर अब जब सारा कर लिया हमने, डिजाइन बना लिया, अब नेक्स्ट आता है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जितनी भी हमने पढ़ी है ना, जो हमने पढ़ी है स्टैटिक्स, जो हम दो तरह की स्टैटिक्स होती है, जो दोनों तरह की स्टैटिक्स हमने पढ़ी है, उन स्टैटिक्स में से जो हमें स्टैटिक्स यूज करनी है, ये भी कई प्रकार की होती हैं, एक डीप है पूरा, ये भी कई कई प्रकार की है, इन्फ्लुएंशियल दूसरी। अब इनमें से मैं फॉर्मूला कौन सा टेस्ट, अब जब हाइपोथेसिस अपनी टेस्ट कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी, जो क्वांटिटी हमारी रिसर्च होती है, उसमें हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमारी पहले भी देखना होगा हमारी कोरिलेशन कौन सी वो लगाएंगे हम, हमारी कोरिलेशन मेथड है, कौन सा मेथड, कौन सी हमारी जो है रिसर्च है, तो उसमें क्या वो लगाएंगे हम, ठीक है, मेथड यानी कि जी टेस्ट लगाएंगे, टी टेस्ट लगाएंगे, जी टेस्ट, जेड टेस्ट वो बोलते हैं, जी टेस्ट बोलते हैं, जेड टेस्ट या जी टेस्ट और टी टेस्ट, कौन सा हम टेस्ट उसमें यूज करेंगे, वो होगा हमारा स्टेटिक्स में कंफर्म करने में क्या करना है। फिर डिलिमिटेशन, इसकी सीमाएं होती है, फिर हमें ये भी तो ऐसा तो नहीं कि आप करते ही जा रहे है ना, ऐसा भी तो नहीं कि हम लोग करते ही जा रहे सच, उसकी कुछ सीमा तो होगी, तो हमें डिमिलिटेशन भी करनी है, उसको उसकी सीमा बनानी है अपनी रिसर्च की, बस यहाँ तक इतना ही एरिया में लेना है, कि ब्रॉड जब ऐसा फैलाव हो जाएगा कि वो समेटना भारी हो जाता है, तो हमें उसको निश्चित करना पड़ता है कि इतना ही हमें एरिया लेना है। फिर एक कंक्लूजन राइटिंग है रिसर्च रिपोर्ट। अब नेक्स्ट है, या तो कंक्लूजन बोल दीजिए, कहीं तो कंक्लूजन भी लिख देते हैं, नेक्स्ट सबसे लास्ट का स्टेप है वो, आप एक एक करके लिखते रहिए, कंक्लूजन भी कहीं कहीं बोल देते हैं, कहीं कहीं जो है राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट, कहीं कहीं रिसर्च रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट। तो ये कई स्टेप थे, इसके मैंने आपको काउंट करके बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 में बहुत सारे स्टेप्स हैं, 6 7 8 9 10, यानी कि 10 तो आपको याद करने, और भी आप कर सकते हैं इधर उधर, यानी कि 10 स्टेप्स तो इसमें होते ही होते हैं, कहीं कहीं 8 भी दिए हुए हैं, लेकिन 10 स्टेप्स तो उसमें बिना 10 स्टेप के तो रिसर्च नहीं हो सकती है, तो ये तो आपको फॉलो करने ही होंगे। अब हाँ, मैं स्कोप, पहले मुझे स्कोप बताना था कि स्कोप, अब एजुकेशन में हम रिसर्च कर रहे हैं तो स्कोप हमारे पास क्षेत्र कौन कौन से, स्कोप कितना है, कहाँ तक है, कितना है, कैसे है, कहाँ पर है, ये सब हमें देखना जरूरी है, उसको भी देखते हैं आप, स्कोप देखते हैं, मैंने पहले लिखा था आपका स्कोप, या मैं मिटा देता हूँ, स्कोप देखते हैं। स्कोप है आपका फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, इसमें से कोई आपको कोई टॉपिक मिले, इसमें से कोई टॉपिक मिले, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन में से हो सकता है आपको कोई टॉपिक मिल जाए, हो सकता है आपको इसमें से कोई टॉपिक, आपको इंटरेस्ट कोई टॉपिक लगे, इसमें से आप उठा लें। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन हो सकता है, हो सकता है कि आपको सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में से कोई टॉपिक ऐसा लग रहा हो इंटरेस्टिंग, आप वहां से उठा लें, उठा लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। हो सकता है आप टीचर एजुकेशन में से, टीचर एजुकेशन में से कोई टॉपिक उठा लें रिसर्च करने के लिए, कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छा है, लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। करिकुलम स्टडीज, या फिर आप और दूसरे में देखिए, आप ये आप ले सकते हैं ना, आराम से लीजिएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है ना करिकुलम स्टडीज, करिकुलम स्टडीज, चलिए इसमें से करिकुलम, पाठ्यक्रम से संबंधित आप रिसर्च करना चाहते हैं कि पाठ्यक्रम क्या को, पाठ्यक्रम को इंप्रूव करने के लिए, उसको इफेक्टिव बनाने, इंप्रूव कर लीजिए, डेवलपमेंट करने के लिए आपके पास कुछ थॉट है कि हाँ इसमें हम कुछ कर सकते हैं, तो आप बेशक उसमें रिसर्च करिएगा, ठीक है। कंपैरेटिव एजुकेशन, इसमें आप कर सकते हैं कंपैरेटिव किसमें करेंगे आप, कंपैरेटिव में बहुत चीजें कर सकते हैं, एडल्ट एजुकेशन है ना, डिस्टेंस कंपैरेटिव में कई कितनी तरह की एजुकेशन में कंपेयर कर सकते हैं आप, कंपैरेटिव एजुकेशन कर सकते हैं, डिस्टेंस है, ओपन है ना, अडल्ट है, चाइल्ड एजुकेशन है, अडल्ट एजुकेशन, बहुत सारी चीजें। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये आपके पास उसमें भी है सिलेबस में, इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स इन एजुकेशन, पॉलिटिक्स इन एजुकेशन, इसमें कर सकते हैं, वो बेहतर रहेगा, बहुत अच्छी, बहुत नया टॉपिक है, नहीं है तो बहुत पुराना है, तो पुराना लेकिन आजकल नया इंक्लूड किया गया है नेट के एक सिलेबस में। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, ये एमबीए जिन्होंने कर रखा है वो तो आराम से इस टॉपिक को कर ले जाएंगे, अगर मान ली किसने एमबीए कर रखा है, और जो एमबीए करना चाहते हैं वो भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उनका भी कुछ मैनेजमेंट के बारे में कुछ ज्ञान होगा। तो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप इसको कर सकते हैं, एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और कौन सा लीडरशिप, इसमें बहुत बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये दो रह गए थे हमारे, है ना। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में कर सकते हैं आप, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में कर सकते हैं, है ना। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं आप। तो ये आपका स्कोप है और बहुत अच्छा स्कोप है, ज्यादा, जितना ज्यादा स्कोप होगा उतना ही आपकी रिसर्च भी अच्छी ही होगी, क्योंकि आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। और थोड़ा सा रिसर्च करने को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच भी कराऊंगी आपको। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, है ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट हो तो कीजिएगा, अदरवाइज ऐसे ही देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स और रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, हालांकि स्मार्ट वर्क भी कार्य करता है। कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट की ऑफ सक्सेस, है ना। और अपनी सेहत का ख्याल रखेगा, और जो तैयारी जून में जो पेपर होगा उसके लिए तैयारी पूरे अपने जो है दृढ़ मन से कीजिएगा। ओके, बाय बाय।